आज हम बात करने वाले हैं गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पे। तो ये रहा वो डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम सबसे पहले इस डाइवर्जेंस थ्योरम का मतलब को समझेंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है वो हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद इस स्टेटमेंट का जो इंट्यूशन है वो ग्रो करेंगे और उसे दो तरह से करेंगे, दो अलग अलग स्टेप्स से करेंगे। सबसे पहले तो हम एक लेमैन तरीका अपनाएंगे, अर्थात कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं, जस्ट एक बेसिक नॉलेज की डाइवर्जेंस क्या होता है, उस बेसिक नॉलेज से हम इसका इंट्यूशन ग्रो करेंगे। हम समझने का कोशिश करेंगे कि यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि डाइवर्जेंस का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है उस मैथमेटिकल डेफिनेशन से इस स्टेटमेंट को समझेंगे और लास्टली हम इस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इस स्टेटमेंट का मतलब। तो सबसे पहले आता है ये लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा, देखें, ये एक सरफेस इंटीग्रल है और ये एक क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है। किसका? एक वेक्टर फील्ड का, उसके साथ किसी और चीज का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। हम आगे चल के देखेंगे ये है क्या। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक वेक्टर फील्ड। तो मान ले यहां पर एक वेक्टर फील्ड है। इस वेक्टर फील्ड का हम करेंगे सरफेस इंटीग्रल, मोर प्रिसाइजली क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, अर्थात हमें एक सरफेस चाहिए। तो हमने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया यहां पर। तो मान ले ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इस वेक्टर फील्ड में। तो ये रहा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं कि आपको ये फील हो कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इस रीजन में है वेक्टर फील्ड। तो हमने मान लिया यहां पर जो है ये रहा वो वेक्टर फील्ड, कुछ ऐसा। अब यहां पर देखें, हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल किसका कर रहे हैं? हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं इस वेक्टर फील्ड का एक और यूनिट वेक्टर के साथ। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको दिखेगा ये एक वेक्टर है और ये ds वेक्टर है। तो यहां s सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है सरफेस के साथ, एक इनफाइनाइटेसिमल सरफेस वेक्टर के साथ। तो अगर हम यहां पर एक सरफेस वेक्टर कंसीडर करें, मान ले ये रहा वो सरफेस वेक्टर, यहां पर एक छोटा सा सरफेस वेक्टर, इनफाइनाइटेसिमल सरफेस। इसका जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर को हमने कंसीडर किया, ये यूनिट वेक्टर है n। और इस रीजन में जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। तो यहां वेक्टर अगर f बने और इस छोटे से रीजन का सरफेस एरिया ये अगर हो ds, तो ds इंटू यूनिट वेक्टर n को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ds इंटू यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू ds वेक्टर। तो इसी टर्म को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। और ये है क्या? ये है टोटल फ्लक्स इस पूरे सरफेस का। यहां पर देखें, अगर f डॉट ds वेक्टर हो तो इसका मतलब है इस छोटे से रीजन में यहां जो छोटा सा एक सरफेस है, इस सरफेस में बना हुआ इस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स, अगर उसे हम इस पूरे क्लोज्ड सरफेस में इंटीग्रेट कर दें तो हमें इस पूरे क्लोज्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स मिलेगा। आप याद करें गाउसेस थ्योरम जो हमने 12th में पढ़ा था, ऐसा ही होता था फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स का एक्सप्रेशन। वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल सरफेस इंटीग्रल को क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो किसी भी फील्ड का सरफेस इंटीग्रल को हम फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर ये फ्लक्स बता रहा है हमें इस वेक्टर फील्ड का इस सरफेस में। दूसरे शब्दों में ये टोटल सरफेस इंटीग्रल है इस वेक्टर फील्ड का इस पूरे सरफेस में। ये बराबर होता है इस टर्म के, और ये है क्या? ये एक ट्रिपल इंटीग्रल है, अर्थात वॉल्यूम इंटीग्रल है। किसका? डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी का। इसका मतलब कि इस 3 डायमेंशनल फिगर को हमने छोटे छोटे वॉल्यूम्स में स्प्लिट कर लिया, बहुत ही छोटे छोटे वॉल्यूम्स में, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम्स में स्प्लिट कर लिया। एक एक ऑब्जेक्ट का, ये छोटा छोटा जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम है डीवी। तो किसी एक रीजन में, जैसे कि यहां पर, जो इस फील्ड का डाइवर्जेंस होगा, अर्थात यहां पर फील्ड जितना डाइवर्ज कर रहा है उसका डाइवर्जेंस के साथ अगर आप इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिलेगा ये टर्म। अब रफली इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसे सिर्फ डाइवर्जेंस मान के चलिए, अर्थात फील्ड यहां पर कितना डाइवर्ज कर रहा है। तो ये टर्म हो गया रफली डाइवर्जेंस हो गया एक छोटे से पॉइंट में। एग्जैक्टली ये डाइवर्जेंस है नहीं, ये है डाइवर्जेंस इनटू वो जो छोटा सा एलिमेंट है उसका वॉल्यूम। फिर भी फॉर द टाइम बीइंग हम इसे सिर्फ डाइवर्जेंस मान रहे हैं। सो डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल, अर्थात ऐसे जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स पॉसिबल है हर जगह पे जो डाइवर्जेंस हो रहा है इस फील्ड का, सबको हमें एक साथ जोड़ देना है। अर्थात हम कह सकते हैं जितने भी पॉइंट्स है यहां पर पॉसिबल पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट का डाइवर्जेंस का समेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। एक बार देख लेते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए कंसीडर करते हैं फिर से यही ऑब्जेक्ट, ये रहा वो ऑब्जेक्ट मान ले। सो अब ये एक वेक्टर फील्ड में है, तो सबसे पहले हम मानेंगे ये जो वेक्टर है ये हर जगह पे बराबर है। तो हर जगह पे ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर है, अर्थात ये वेक्टर फील्ड डाइवर्ज नहीं कर रहा है। ये नॉन डाइवर्जिंग नॉन कन्वर्जिंग वेक्टर फील्ड है। तो यहां पर इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा टोटल, वो कितना होना चाहिए? देखें, ये जो वेक्टर फील्ड है ये इस फिगर के 3 डायमेंशनल फिगर के इस रीजन में ये एंटर कर रहा है और यहां से वो इस रीजन से वो बाहर निकल रहा है। तो जिस रीजन में वो एंटर कर रहा है देखें, वहां पर वेक्टर जितना होगा हर एक पॉइंट में वेक्टर जैसा होगा, जहां से वो निकल रहा है वहां से भी वेक्टर वैसा ही है। इसका मतलब ये अंदर घुसते हुए जितना फ्लक्स बना रहा है ये बाहर निकलते हुए भी उतना ही फ्लक्स बना रहा है, बस फर्क इतना है कि दोनों का साइन अलग होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो हर एक जगह पे जो सरफेस वेक्टर है उसका डायरेक्शन और उस जगह पे जो वेक्टर फील्ड है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये नेगेटिव फ्लक्स बनाएगा यहां पर। सो यहां पर बनेगा नेगेटिव फ्लक्स इस रीजन में, और जहां से ये बाहर निकल रहा है जिस रीजन से, वहां पर अगर आप हर एक जगह पे यूनिट वेक्टर कंसीडर करें हर एक सरफेस पे, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव फ्लक्स बनाएगा। सो यहां पर बनेगा पॉजिटिव फ्लक्स। तो कुछ देर पहले हमने ये देखा था कि ये जो फ्लक्स बनाएगा अंदर जाते समय ये फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड और जो फ्लक्स बनेगा बाहर निकलते समय उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों का जो नेचर है फ्लक्स का, मुझे साइन कहना चाहिए यहां पर, दोनों फ्लक्सेस का जो साइन है एक जगह पे वो नेगेटिव है तो दूसरे जगह पे पॉजिटिव है। सो टोटल फ्लक्स जो होगा इस केस में, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। अब देखते हैं ये जो टर्म है ये हमें क्या बता रहा है। यह डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड रफली इंटीग्रेटेड ओवर दिस वॉल्यूम। तो जब ये फील्ड डाइवर्ज ही नहीं कर रहा है,
ये नॉन डाइवर्जिंग नॉन कन्वर्जिंग वेक्टर फील्ड है, तो इस केस में हर एक छोटे छोटे एलिमेंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो डाइवर्जेंस तो जीरो हो गया ना। तो जब जीरो को हम इंटीग्रेट करेंगे, कितना भी इंटीग्रेट कर ले, ये तो जीरो ही रहेगा। अर्थात हर एक पॉइंट में अगर डाइवर्जेंस जीरो हो हर एक पॉइंट में, तो सारे पॉइंट्स का टोटल जो डाइवर्जेंस होगा वो भी जीरो होगा। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जहां पर कि ये जो वेक्टर फील्ड है ये डाइवर्जिंग वेक्टर फील्ड हो। सो यहां पर जो फील्ड है ये डाइवर्जिंग वेक्टर फील्ड है। यहां पर जो वेक्टर फील्ड है ये छोटे वेक्टर फील्ड्स होंगे और जितना ये आगे बढ़ते जाएगा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, तभी तो ये डाइवर्जिंग वेक्टर फील्ड होगा। ये डाइवर्ज कर रहा है, हर एक पॉइंट में फील्ड डाइवर्ज कर रहा था। हर एक पॉइंट में जितना फील्ड अंदर जा रहा है उससे काफी ज्यादा फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जितना ये आगे बढ़ते रहेगा फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ते रहेगा, या फिर फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ते रहेगा। तो फिर देखे जहां पर ये एंटर कर रहा है जिस रीजन में, यहां पर फील्ड एंटर कर रहा है इस सरफेस को, तो ये जो फ्लक्स बनाएगा जो कि है नेगेटिव फ्लक्स, ये नेगेटिव फ्लक्स है, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा अगर आप कंपेयर करें जब ये फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जब फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है तो इस फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, इसके फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण ये जो फ्लक्स बनाएगा जो कि होगा पॉजिटिव फ्लक्स, ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा जब आप कंपेयर करेंगे इस नेगेटिव फ्लक्स के साथ। अर्थात ये जो टोटल फ्लक्स होगा ये टोटल फ्लक्स होगा पॉजिटिव। सो इस केस में फ्लक्स जो ये टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है पॉजिटिव। अब देखते हैं ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये भी हमें पॉजिटिव फ्लक्स ही बताएगा? ये बताता है डाइवर्जेंस हर एक पॉइंट में उसका समेशन। तो किसी भी पॉइंट में देखें, यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया तो यहां डाइवर्जेंस पॉजिटिव, यहां भी हमने एक पॉइंट कंसीडर किया तो वहां भी डाइवर्जेंस पॉजिटिव, हर एक पॉइंट में डाइवर्जेंस पॉजिटिव। तो जब सारे डाइवर्जेंसेस को हम जोड़ देंगे तो हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलेगा ना। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा इस केस में वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो था इस स्टेटमेंट को समझने का एक नॉन मैथमेटिकल तरीका। अब चलिए देख लेते हैं इसे हम मैथमेटिकली कैसे समझें। मैथमेटिकली समझने का मतलब डाइवर्जेंस का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एफ, इसका मतलब होता है किसी एक पॉइंट में एट पॉइंट, मान लीजिए एट पॉइंट P, सो उस पॉइंट P के आसपास, मान लीजिए है वो पॉइंट P, इस पॉइंट के P के आसपास हमें एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करना होता है dv, और ये वॉल्यूम दैट शुड टेंड टू जीरो। बहुत छोटा सा वॉल्यूम का मतलब ही यही है, दैट शुड टेंड टू जीरो। सो एक छोटा सा वॉल्यूम dv दैट शुड टेंड टू जीरो। यहां पर डाइवर्जेंस का मतलब होगा इस छोटे से 3 डायमेंशनल रीजन में इसका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का टोटल सरफेस इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस ds पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे 3 डायमेंशनल फिगर को सारे पॉसिबल इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम में स्प्लिट कर दिया हमने, और हमने कंसीडर किया उनमें से कुछ रीजन को, 3 डायमेंशनल रीजन को। फॉर एग्जांपल ये एक रीजन, मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमें चीजें दिखे। तो ये एक रीजन और इसके आगे एक और रीजन, ये रीजन, ये भी 3 डायमेंशनल रीजन है। सो ऐसे हमने इसे जितने भी पॉसिबल 3 डायमेंशनल रीजन्स है इसमें तोड़ दिया।
अब देखिए इस पार्ट का मतलब क्या होगा, यह है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इनटू डीवी। तो जब हम एक पॉइंट का डाइवर्जेंस के साथ या फिर कहे पॉइंट में वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के साथ उस पॉइंट के आसपास कंसीडर किया हुआ जो छोटा सा 3 डायमेंशनल रीजन है उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए डाइवर्जेंस का मतलब है ये, इसके साथ जब हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये जो टर्म है ये कट जाएगा, अर्थात हमारे पास बचा हुआ रहेगा उस छोटे से रीजन का जो टोटल सरफेस इंटीग्रल है उस वेक्टर फील्ड का वो। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी इस केस में देखें, इस बॉडी में देखें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, वो होगा इसके सरफेस पे बना इस वेक्टर फील्ड का टोटल सरफेस इंटीग्रल। अब इसका टोटल सरफेस इंटीग्रल के लिए कुछ वेक्टर फील्ड अंदर की तरफ जा रहे होंगे। सो यहां पर ये जो सरफेस आपको दिख रहा है इस सरफेस से मान ले कुछ वेक्टर फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और ये जो सरफेस है इस सरफेस से कुछ वेक्टर फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। तो चीजें बेहतर दिखे इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये रहा हमारा पहला रीजन ये, और इसी के साथ सटा हुआ ये अगला रीजन। तो कुछ वेक्टर फील्ड इस फेस से अंदर की तरफ जा रहे होंगे और कुछ वेक्टर फील्ड इस फेस से बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। और मैं यहां पर नाम दे देता हूं, ये जो फिगर है 3 डायमेंशनल फिगर है, ये है फिगर 1 और ये जो फिगर है ये है फिगर 2। तो कुछ वेक्टर फील्ड्स फिगर 1 में अंदर आ रहे हैं और फिगर 1 से ही बाहर निकल रहे हैं। जो वेक्टर फील्ड इस सरफेस से, इस फेस से फिगर 1 से बाहर की तरफ निकल रहा है वही वेक्टर फील्ड्स फिगर 2 में अंदर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब वो सरफेस जो कि इन दोनों फिगर का बाउंड्री है, उस सरफेस में एक फिगर के लिए पॉजिटिव फ्लक्स बन रहा है तो दूसरे फिगर के लिए उतना ही नेगेटिव फ्लक्स बन रहा है। देखिए ये जो ग्रीन वाला फिगर है अर्थात जो पहला फिगर है इसका जो सरफेस वेक्टर होगा इस रीजन में वो होगा उस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स बना रहा होगा। वहीं पर जो ये दूसरा फिगर है उसी पॉइंट में अगर आप इसके सरफेस के डायरेक्शन को कंसीडर करें, क्योंकि हमें सरफेस का डायरेक्शन कंसीडर करना होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो इस फिगर के लिए, दूसरे फिगर के लिए आउटवर्ड नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में। तो फिर अब फ्लक्स नेगेटिव हो गया, दोनों के लिए जो सरफेस एरिया है वो बराबर, हर एक पॉइंट से जो वेक्टर पास कर रहा है वो तो कांस्टेंट ही है ना, वो तो फिक्स्ड है। तो फिर फिगर 2 के लिए जितना वेक्टर फील्ड अंदर की तरफ आ रहे हैं फिगर 1 से उतना वेक्टर फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, तो फील्ड तो बराबर हो गया ना इस पूरे सरफेस में। इस पूरे सरफेस का एरिया तो वही होगा, सेम होगा दोनों के लिए। एक के लिए पॉजिटिव फ्लक्स, दूसरे के लिए नेगेटिव फ्लक्स। इसका मतलब जो भी वो बाउंड्री है जो कि किसी दूसरे फिगर के साथ अटैच्ड है, उन बाउंड्रीज के लिए, उन फेसेस के लिए जो सरफेस इंटीग्रल होगा किसी एक के लिए पॉजिटिव तो दूसरे के लिए नेगेटिव। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे पूरा, तो ये सारे फ्लक्सेस जो कि बाउंड्री है कि दो फिगर्स के, वो सारे फ्लक्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका मतलब यहां पर अगर एक और वॉल्यूम रहा, छोटा सा वॉल्यूम यहां पर, तो ये जो फेस है, ये जो फेस है, इसके लिए जो फ्लक्स है किसी एक के लिए पॉजिटिव तो किसी दूसरे के लिए नेगेटिव, तो टोटल फ्लक्स जो होगा 0। जब हम इंटीग्रेट करेंगे सब के फ्लक्सेस को तो ये तो 0 हो जाएगा टोटल में। लेकिन जो सरफेसेस ये बाउंड्री में है, यहां हमने कंसीडर किया एक वॉल्यूम यहां पर, तो ये जो सरफेस है
ये तो इस ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इस सरफेस के साथ ऐसा कोई इनफाइनाइटेसिमल ऑब्जेक्ट या इनफाइनाइटेसिमल फिगर अटैच्ड नहीं है, ये ओपन है, तो यहां का फ्लक्स जो है ये कैंसल आउट नहीं होगा। इसका मतलब जब सारे फ्लक्सेस को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास अंदर बने सारे फ्लक्सेस तो कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन जो इस बॉडी के सरफेस में फ्लक्स है वो बचा हुआ रह रहा। वही तो ये एक्सप्रेशन है। ये कुछ ऐसा ही सिचुएशन है ना कि मान ले ये एक फैमिली है, इस फैमिली में कुछ लोग हैं और हम कंसीडर कर रहे हैं टोटल इनकम। तो मैं इन्हें नाम दे देता हूं, ये है पर्सन 1 2 3 4। तो इनका टोटल मंथली इनकम हम कंसीडर कर रहे हैं। तो मान ले ये जो पर्सन 1 है ये बाहर से जहां ये काम करता है वहां से फॉर एग्जांपल मंथली 20,000 रुपए कमा के लाता है, और ये जो पर्सन 2 है ये मंथली 15,000 रुपए कमा के लाता है और सभी खर्चा करते हैं। ये जो 1 है, पर्सन 1 है, इसका मंथली एक्सपेंडिचर जो है ये मान ले कि 10,000 रुपए है। इसका मंथली एक्सपेंडिचर जो है ये है 5,000 रुपए, और इन दोनों का जो मंथली एक्सपेंडिचर है एग्जाम्पल के तौर पे मान ले कि ये 2,000 रुपए हैं, 2,000 एंड 2,000। सो अगर टोटल सेविंग्स हम पता करें इस फैमिली का तो हम क्या कहेंगे? टोटल सेविंग्स देखिए 20,000 रुपए कमा के ला रहा है एक जन, और एक जन 15,000 रुपए कमा के ला रहा, तो 35,000 हो गया इनकम। और खर्चा देखिए 10,000 और 5,000 15,000 और 2,000 और 2,000 4,000, 15 और 4 19,000 रुपए खर्चा। 35,000 रुपए इनकम, 19,000 रुपए खर्चा, मतलब फैमिली सेविंग्स जो है वो हो गया 16,000 रुपए। 35,000 माइनस 19,000 तो 16,000 रुपए इनकम हो गया उसका, या फिर क्या सेविंग्स हो गया, माफ कीजिएगा, 16,000 रुपए सेविंग्स हो गया इस फैमिली का। लेकिन अब अगर बीच में ही बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो, जैसे कि ये इसे दे देता है मान लीजिए कि 1,000 रुपए उस महीने, ये इसे दे देता है 500 रुपए महीने, ये इसे भी देता है 500 रुपए हर महीने या फिर इस महीने में, और ये इसे दे देता है 200 रुपए। तो क्या ये हम फैमिली सेविंग्स में कंसीडर करेंगे? यहां पर देखिए इसका 1,000 कम हो गया तो क्या हुआ, इसका तो 1,000 बढ़ा ना, इससे 500 रुपए कम हो गया तो क्या हुआ, इनके तो 500 रुपए बढ़े, अर्थात किसी एक का घट रहा तो दूसरे का बढ़ रहा है, इसीलिए टोटल फैमिली सेविंग्स जो है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो अंदर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इसे अगर कंसीडर ना करें तब जाके हमें फैमिली का टोटल सेविंग्स मिलेगा। अर्थात ये बाहर के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है, ये सारे पर्संस बाहर के एनवायरनमेंट के साथ या बाहर के सोसाइटी में जो इंटरेक्शन कर रहा है उसके कारण बने हुए जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसी को हमें कंसीडर करना है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन है ना ये, कि ये फ्लक्स बढ़ाता है तो किसी और के लिए उतना ही फ्लक्स घट जाता है, तो अंदर बने सारे फ्लक्सेस जो है उसे हमें कंसीडर ही नहीं करना है। तो हम कह सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल फिगर के लिए अगर वो एक वेक्टर फील्ड में रहे तो उसका जो डाइवर्जेंसेस हैं हर एक पॉइंट में, उसके साथ अगर इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट वॉल्यूम शुड टेंड टू 0, और उसके बाद जब हम इसका समेशन लेते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, तो ये बराबर होना चाहिए किसके? इस 3 डायमेंशनल फिगर के टोटल सरफेस इंटीग्रल के ड्यू टू दैट वेक्टर फील्ड। तो ये है गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का इंट्यूशन। अगले पार्ट में हम इस डाइवर्जेंस थ्योरम को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे।